तो कल हम लोगों ने करंट अफेयर सेशन में पहले तो देखा कि हमें क्या चीजें पढ़नी है ना। सबको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि कौन से विषयों को हम उठाएं तो हमारे पास अच्छे सब क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसी कड़ी में और भी जरूरी जो डायमेंशंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, एरियाज हैं, वो आपको हर क्लास में बताते चलेंगे और साथ साथ जो एक एरिया है उसको कवर करते चलेंगे, है ना। तो कल हम लोगों ने ऑपरेशन देखा था, अभियान, और कई अभियान हो गए थे, कुछ और अभियान बचे हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कुछ और एरियाज जहां से सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, तो उसके लिए आप क्वेश्चन पेपर को देखिए और उसके आधार पर डिसाइड करिए। तो आज जो दो तीन नया एरियाज बता रहा हूं वो ये है कि जो भी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, अगर वो बहुत ही बड़ी जो है एक डिजीज आउटब्रेक जिसको कहते हैं कि उससे सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित, ऐसे तो लोगों को छींक भी आती है ना, खांसी भी आती है, कोल्ड है या वायरल फीवर टाइप की चीजें हैं, लेकिन ये तो कभी नहीं पूछता। लेकिन अगर डेंगू ज्यादा मात्रा में हो रहा है, उसके केसेस बहुत ज्यादा आ गए, तो आपसे डेंगू और प्लेटलेट्स और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन सब पे बना करके पूछेगा और पूछ भी चुका है। इसी तरीके से अभी हाल में हेपेटाइटिस जो है, जो डिजीज है हेपेटाइटिस सी वाला जो है, उसको घोषित किया गया है कार्सिनोजेनिक, मतलब कि इससे कैंसर हो सकता है। कुछ नए नए मतलब हेल्थ सेक्टर में अभी बड़े डिसीजंस लिए गए हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे जब हम बीमारियां पढ़ेंगे तो उसमें बीमारियों में पूरी लिस्ट बना लेंगे कि कौन सी बीमारी पिछले एक साल में चर्चा में है, ठीक। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीमारियों पर हमें पढ़ना कैसे है, तो उसमें आप प्रश्न को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आपको पता चलेगा कि अगर उसमें लिखा है कि ये कंटेजियस डिजीज, मान लो पहला ऑप्शन है एक संक्रामक बीमारी है, ये एक जूनोटिक डिजीज है, ये नॉन जूनोटिक है, या नेचर ऑफ द डिजीज कि ये किस तरीके से है, ठीक। दूसरा, अगर मान लो ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि ये कितने एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों को ही प्रभावित करती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं या बच्चियों और किशोरियों को प्रभावित करती हैं। जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जब आप पढ़ेंगे तो वो जो है महिलाओं और बच्चियों को ज्यादा प्रभावित करता है, तो अभी वो न्यूज में भी है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वाली बात। इसी तरीके से जब आप रोटा वायरस पढ़ेंगे तो वो बच्चों को, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। फिर और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सीनियर सिटीजन को प्रभावित करती हैं और अगर वो न्यूज में है, मान लो जैसे पार्किंसन डिजीज न्यूज में है, या डिमेंशिया है, या और भी तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं। तो हम सब बीमारी नहीं पढ़ेंगे क्लास में, हम देखेंगे कि पिछले एक साल में खासकर साउथ इंडिया में कौन सी डिजीजेस न्यूज में है। अगर अमीबा जो है ब्रेन को खा जा रहा है, यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा है, और उससे बहुत ज्यादा वो हेल्थ हैजार्ड हो रहा है, केरल में उसमें अलर्ट जारी कर दिया गया, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये डिजीज होता कैसे है और इस डिजीज से निपटने का तरीका क्या है, क्या कोई वैक्सीन है इस पे। आपको समझना होगा ऑप्शन में क्या क्या बन सकता है, ठीक। एक चीज ये बन सकती है कि भाई लक्षण क्या हैं, ठीक है। कई प्रकार के जब बीमारियां होती हैं तो उसमें सिम्टम्स के बारे में पूछता है कि ये सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स पे सवाल बन सकता है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, इंडिया में वैक्सीन है या ग्लोबल लेवल पे कोई वैक्सीन है, क्या मलेरिया का पहला वैक्सीन बन चुका है और वो दुनिया के किन किन हिस्सों में लागू कर दिया गया, मतलब उसे लॉन्च कर दिया गया। कैंसर की अगर पहली वैक्सीन बन गई रशिया के द्वारा तो उसके बारे में जानकारी, ये सब एक अपडेटेड आपको चाहिए, ठीक है। नोरो वायरस, कोरोना वायरस, जितने भी ऐसे सब डिजीजेस, लंपी स्किन जो डिजीज है, ये सब आप देखेंगे एक के बाद एक पूछा गया है आपके उसमें। ब्लू बेबी सिंड्रोम पर पूछा गया है। आर्सेनिक जो पॉइजनिंग होता है उससे कौन सा डिजीज होता है। चांदीपुरा वायरस न्यूज में रहा। निपाह जो है वायरस न्यूज में रहा। कुछ ऐसे सिंड्रोम हैं जो जेनेटिक डिजीजेस हैं। मान लो अभी भारत सरकार ने एक नेशनल पॉलिसी बनाई है, ध्यान से सुनना भाई। नेशनल पॉलिसी में ये है कि जो रेयर डिजीजेस हैं,
ठीक है, रेयर डिजीजेस को पहले हम डिफाइन करें कि रेयर डिजीज किसे कहते हैं, कि लाखों में किसी एक को वो बीमारी हो रही है, तो कितने मतलब पॉपुलेशन में किसी को बीमारी हो रही है, उसका एक डेफिनेशन है। तो नेशनल पॉलिसी में ये सब बातें बताई गई और पूरी लिस्टिंग की गई कि ये रेयर डिजीज है। तो आपको कम से कम 4-6 ऐसे जो बड़े डिजीजेस शामिल हुए हैं उनका नाम पता होना चाहिए। फिर उसी में आएगा कि कैसे हम हेरिडिटरी या जो जेनेटिक डिजीजेस हैं उनके बारे में भी जाने। हाल के समय में आप देखिए कि सीकल सेल एनीमिया बहुत न्यूज में है, थैलेसीमिया न्यूज में है, इन सब पर काम भी हो रहा है। हंटिंगटन सिंड्रोम क्या है, चार्ज सिंड्रोम क्या है, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं बच्चों के अंदर, मतलब जो फीटस हैं, भ्रूण गर्भ में पल रहा है, उसमें कौन सी नई बीमारियां उभर रही हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि माता से जो है बच्चे को ही गर्भ में ही बीमारी लग गई। तो ऐसा जैसे टिटनेस है, तो अभी मैटरनल और नियो नेटल जो टिटनेस है उससे मुक्त देश घोषित किया गया है मालदीव को। एक सवाल आपके हेल्थ सेक्टर में ये भी पूछता है प्रीलिम्स में कि डब्ल्यूएचओ ने किस देश को जैसे मलेरिया फ्री या हेपेटाइटिस फ्री या कोई भी डिजीज फ्री मुक्त किया है। और एक सवाल ये पूछता है कि कौन सा जो है रीजन, जैसे मान लो लैटिन अमेरिकन रीजन को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया, ऑप्शन देगा साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कौन सा। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। तो आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि हेल्थ पे अगर आता ही आता है सवाल, तो क्या वो पॉलिसी पर आता है, क्या वो डिजीज पर आता है, क्या वो वैक्सीनेशन पर आता है, क्या वो मिशन इंद्रधनुष पर आएगा, या फिर वो जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या ऐसे जितने हमारे हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सवाल थोड़ा और भी हटके आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है तो आपको वो भी चीज पढ़नी पड़ेगी। और ये सब जितना मैं बता रहा हूं, ये सब थोड़े थोड़े का ही काम है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा जानकारी आपको लेकर के परेशानी मिलेगी। तो ये काम करके एक सवाल आपका सही हो जाएगा। डिजीजेस पे जो है मैंने देखे कि पिछले 10 साल में 12 साल में कौन कौन से प्रश्न बनाए गए हैं, तो सबसे फेवरेट टॉपिक है आपसे हो सकता है यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया का, उसके बारे में पूछे सिंपल सवाल कि भारत का सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया। ईयर है 1985। शुरू में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन से वैक्सीन रखे गए थे, मतलब कौन कौन सी डिजीजेस से निपटने के वैक्सीनेशन वाली चीजें फिक्स थी। अभी वर्तमान में कितना बढ़ा दिया गया है, नंबर ऑफ डिजीजेस बताइए जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत शामिल हैं। कौन सा नया है, अभी ये बात आ रही थी कि क्या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है वो इस प्रोग्राम में शामिल है। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने जो है लोकसभा में क्लैरिफाई करके बोला कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अभी इसमें जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें शामिल नहीं है। तो ये सब अपडेट्स हैं, ये ओवरऑल एक मैंने आपको हेल्थ बताया। और ये सब जानकारी के साथ आप मेंस में मूव करेंगे। हेल्थ पार्टनरशिप, हेल्थ डिप्लोमेसी, डिजिटल हेल्थ, भारत के अलग अलग पूरा, जैसे हेल्थ को राइट टू हेल्थ हैज बीन डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट, है ना, इसमें संविधान भी आ गया। फिर उसके बाद और भी सारे डायमेंशंस, ओवरऑल एक टॉपिक को पकड़ करके इस तरीके से पढ़ना है, काम बनता चला जाएगा। तो आज खाली बीमारियां बता रहे हैं, नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑपरेशन शुरू करते हैं, और हर दिन जो है जब भी क्लास चलेगी कोई ना कोई एक टॉपिक बताएंगे या 2 टॉपिक, कि वो एरिया कैसे आप कवर करेंगे। चलिए, ऑपरेशन में कल हम लोगों ने एनसीबी से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखे, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड। और ये विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी। ड्रग ट्रैफिकिंग हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक ऐसे देश में जब हम ये बोलते हैं कि भारत युवाओं वाला देश है, मोर देन 60% जो हमारी आबादी है ये वो युवाओं की है, अगर वो ड्रग्स में लिप्त हैं, ड्रग अब्यूज, ड्रग मिसयूज, ड्रग डिपेंडेंसी, एक विशेष सर्किल ऑफ ड्रग नेटवर्क में वो घिरे हुए हैं। और ये चीजें तेज गति से बढ़ रही हैं। उड़ता पंजाब आपने सुना ही होगा। आप देहरादून में अगर जानना चाहेंगे, देहरादून में बहुत तेज गति से जो है ड्रग्स बढ़ रहा है, बच्चों में, खासकर जो एलिट
क्लास की फैमिलीज हैं वो सब ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12, 13-14 साल के बच्चे जो जुवेनाइल हैं वो सब किशोर भी लगातार इसमें लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि उस देश का कल्याण कैसे होगा जहां ड्रग ट्रैफिकिंग एक सीरियस कंसर्न बन चुका है, ट्रैफिकिंग और जो मिसयूज है। इसलिए एनसीबी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, भी महत्वपूर्ण काम करता है। तो लास्ट ऑपरेशन क्या देखा था आपने, जल्दी बताइए। ठीक है, ऑपरेशन वीड आउट देख लिया था। वीड समझ रहे हैं, वीड, वीड ड्रग्स का मामला है। ऑपरेशन रेनबो देख लिया था। ठीक है, ऑपरेशन मिडमैक्स, मिडमैक्स हो गया था। ठीक है, और क्या था, क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ठीक है, अब आप आ जाइए, सागर मंथन वगैरह बता दिया था। सीबीआई, सीबीआई का बताया था आपको, नहीं बताया था। सीबीआई जो है भारत की जो एंटी करप्शन एजेंसी है, सबसे प्रमुख, उसने कुछ ऑपरेशंस किए हैं। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र में इन्होंने क्या किया है सीबीआई वालों ने, लिखिए कि साइबर फ्रॉड जो नेटवर्क्स हैं, साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई, खिलाफ कार्रवाई, एक्शन अगेंस्ट साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स। जो साइबर फ्रॉड कर रहे थे, इसमें मैंने आपको बताया था अभी सुबह की क्लास में भी, फिशिंग, फिशिंग एसएमएस फैक्ट्री चलाई जा रही थी, करीब 20,000, इसको नष्ट किया गया सीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी कार्यवाही के तहत। ठीक है, और ये एक बहुत ही बड़ा गिरोह था, मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे तो था ही, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसमें एंगेजमेंट्स था। सीबीआई ने इस ऑपरेशन में मदद लिया है एफबीआई का, एफबीआई और ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी, यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी, और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की भी मदद ली गई। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, सुन के लिखिए ज्यादा आप, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अब इस टॉपिक से पता क्या चल रहा है, आपसे फिशिंग पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में है। अब अगर आप पूछेंगे क्या ऐसा पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है रैंसमवेयर क्या होता है, सिंपल यूपीएससी का प्रीलिम्स का सवाल है। कोई भी नया फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम होगा तो उसके बारे में पूछ सकता है कि वो किस चीज को टारगेट कर रहा है। जैसे मान लो अगर सिंपल पूछे कि डिजिटल अरेस्ट किस चीज को प्रभावित करता है या उसका मेन टेक्निक क्या है, मान लो आपसे पूछे सोशल इंजीनियरिंग अटैक किसे कहते हैं, साइबर क्राइम में एक शब्द है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इसी तरीके से ये सब जो शब्द हैं अभी, डार्क नेट, डीप नेट, डार्क वेब, ये भी बहुत न्यूज में है और कुछ नए फॉर्म्स आ गए हैं। ये किसी दिन अभी इंटरनल सिक्योरिटी का सेशन लेंगे तब बताएंगे आपको, है ना। तो आप फिशिंग जान लीजिएगा कि फिशिंग में क्या होता है कि आपके पास जो है एक ईमेल आएगा और वो अनसॉलिसिटेड होगा, अपुष्ट होगा, उसका सत्यापन नहीं है, अनवेरिफाइड डोमेन से आएगा, असत्यापित पते से आएगा और उसमें आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। आपसे आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, वोटर, जो आपके आई कार्ड की चीजें हैं या बैंकिंग डिटेल्स हैं वो सब पूछी जाएंगी। और चूंकि वो एक ऐसा बना करके भेजा जाता है कि लगता है उसमें कि ये एक वेरीफाइड डोमेन से आया है। इसकी सबसे खास विशेषता यही होती है फिशिंग की। तो लोग विश्वास करके सूचना दे देते हैं और फिर मामला खराब हो जाता है। नेक्स्ट, अगला है ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन हॉक।
इसमें एक बात और बता दूं, अभी जो हम लोगों ने चक्र देखा, इसको आप कैसे देखेंगे? आप एक फुल लेंथ टॉपिक ऐसे देखिए, हाउ साइबर क्राइम इज बिकमिंग अ सीरियस थ्रेट। आप साइबर क्राइम के ज्यादा नहीं देखो, ऐसे तो साइबर क्राइम के 75 इमर्जिंग ट्रेंड्स होंगे, बहुत से टाइप के अपराध हो रहे हैं, सब कवर आप नहीं कर सकते। जो सबसे ज्यादा चर्चित हैं, जैसे आपने सुना होगा साइबर ठग्स भी शब्द है, साइबर फ्रॉड, है ना, फिर डिजिटल अरेस्ट हो गया, या फिर जो है सेक्सटॉर्शन हो गया। ऐसे ऐसे जो नए नए ऐसे बड़े बड़े गंभीर अपराध हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को फंसाया जा रहा है और तमाम लोग अभी फंसे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आप रख करके फिर आप ये देखिए कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। खुद से सोचना शुरू कर दीजिए, हमारे पास कौन सा कानून है जो साइबर क्राइम से निपटता है? एक दो कानून बताइए। ठीक, हमारे पास कौन सी सबसे बड़ी संस्थाएं हैं? ज्यादा नहीं, 5 में मत जाओ, 2 संस्था बताओ, कौन सी 2 सबसे बड़ी संस्थाएं हैं भारत की जो साइबर सुरक्षा के लिए काम करती हैं? उसमें एक है सर्ट इन, सबसे बड़ा है सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, विच इज बेस्ड इन पुणे। ऐसी चीजें, अभी उत्तर प्रदेश सरकार अपना सर्ट इन बना रहा है, यानी जैसा पुणे में जिस लेवल का है ऑर्गेनाइजेशन, वैसा उत्तर प्रदेश का अपना सर्ट इन बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। और उसके बाद आप साइबर क्राइम से रिलेटेड और जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की चीजें हैं वो सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, जरूरी बात अगर हो भाई तभी मुस्कुराइए, क्योंकि ध्यान भंग हो जाता है। हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव किसी बात के लिए ही मुस्कुरा रहे हों, लेकिन ध्यान भंग होता है ना उससे, कि किस कारण से ये हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन हॉक जो है ये भी सीबीआई ने चलाया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऑनलाइन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन नेटवर्क को क्रश करना। ठीक है, ऑनलाइन स्तर पर बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को जो है बहलाया फुसलाया जा सकता है, बच्चों की समझ जब विकसित होगी तभी तो वो किसी भी चीज से दूर रह सकते हैं। तो ऐसे में कौन से लोग हैं जो पूरा नेटवर्क चला रहे हैं, किस तरीके से अल्योर करेंगे, टेम्पटेशन किस तरीके से देंगे, और किस तरीके से लोगों की जिंदगी इसमें खराब हो सकती है। तो ऑनलाइन जो क्राइम है बच्चों के लिए, ये गंभीर अपराध है। आईटी एक्ट में इसके लिए प्रोविजन है कि अगर आप इन सब अपराधों में लिप्त होते हैं तो आपको कितनी सजा दी जाएगी। साइड में अगर मन करे तो लिखते चलो कि पढ़ना और क्या क्या है। ऑनलाइन जो चाइल्ड क्राइम्स हैं उनके लिए क्या एक लेजिस्लेशन जानते हो? कोई ऐसा कानून है, कोई ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए? हाँ, पॉस्को, उसके बारे में बता दो। अब देखो पॉस्को की बात आई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ये सवाल इस साल आ सकता है कि नहीं, आप लोग खुद बताना। अभी उन्नाव वाला जो रेप केस है, इसमें मुद्दा ये हो रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनका रहे, उस व्यक्ति का, उनका शब्द तो कहेंगे ही नहीं ऐसे लोगों को, वो हमारा संस्कृति है कि हम लोग उनका उनका कर देते हैं, है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपराधी है इतना जघन्य, तो उसे आप कौन किस लेवल की सजा देंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा कानून है जो महिलाओं के खिलाफ या बच्चियों के खिलाफ जो अपराध हैं उस पे स्ट्रिक्टर, जिसको कहते हैं बहुत ही कठोर कानून के साथ कार्रवाई करता है? तो भारतीय जो न्याय संहिता है 2023, इसमें साफ तौर पर कहा गया है, पहली चीज कि अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप होता है तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है। तो मृत्युदंड अगर दिया जा सकता है तो दिया जाना चाहिए नजीर के रूप में, कि लोग डरें, भयभीत हों कम से कम। दूसरी बात इसमें कही गई है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की का गैंग रेप हो रहा है तो उस स्थिति में भी पहले तो कुछ दंड का प्रावधान कि 7 साल तक का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और फिर रखा गया है कैपिटल पनिशमेंट। ये सब लिटरेसी के लिए भी है, इसको जान के रखिए, लोगों को बताइएगा भी कि इसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। और तीसरा ऐसा किया गया है कि ये सोशल इशू में भी काम आएगा। तीसरा ये है,
कि अगर रेप हुआ है किसी का और उसके चलते वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में चली गई हो महिला, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में जाने का मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड, अनसाउंड माइंड में चले जाना, कि उसे कुछ भी सुध बुध न रहे कि क्या है क्या क्या नहीं है, दुनिया का कोई इतना मतलब शरीर और आत्मा सब खत्म हो जाए कि उसको कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, तो ये जो केस हुआ था, एक केस था अरुणा सोनबाग जो थी महिला, उसके साथ एक जो है हॉस्पिटल के कर्मचारी ने उसको कुत्ते का जो पट्टा होता है उससे स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की थी गले में लगा के, तो वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में चली गई थी। मतलब 70 के दशक की बात, और हाँ कोमा में, और 2011 में जाकर के निर्णय दिया गया। तो आप लोग ये जान के रखिए कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज कहते किसे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे निर्भया कांड आपने देखा तो वो मतलब विभत्सतम जिसको कह सकते हैं, हेनस, मोस्ट हेनस टाइप और जो नेचर का वो अपराध था। तो ऐसे अपराधों के लिए भी फांसी की सजा दी गई है, और भी ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं। तो कम से कम इन सब चीजों में आप जानिए कि बच्चों के साथ अगर इस तरीके का अपराध हो रहा है, क्योंकि ये चीज विल लीड दिस इंसिडेंट, और 12 साल 18 साल और जो जो बातें हैं, तो आप इसको जोड़ दीजिएगा ऐसे भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से मेंस भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन जो हॉक है, इसमें सीबीआई ने अमेरिका से प्राप्त जानकारियों के आधार पर इस नेटवर्क को तोड़ा। यहां लिखिए, यूएस से प्राप्त जानकारी। अब देखो कितनी बड़ी बात आ रही है। आपको इंडिया यूएस का एक नया एरिया ऑफ कोऑपरेशन पता चलेगा कि कैसे जो है ऑनलाइन या साइबर क्राइम्स हैं बच्चों के खिलाफ, उसकी रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भारत और यूएस के बीच में हुआ और उसके आधार पर काम किया गया। यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, ये न्यूज में भी है। एक हमारे पास संगठन है, एक मंच है, उसको बोलते हैं क्राई मैक। ठीक, 2020 में शुरू किया गया, अभी न्यूज में है। क्राई मतलब क्राइम, और मैक मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर। ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर ये क्या काम करता है? खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे पुलिस व्यवस्था को, इन सबको वो जानकारी देना और उनसे जानकारी लेना। तो क्राई मैक इसलिए बनाया गया, पूरे देश भर में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मानव तस्करी, इन सब के बारे में रियल टाइम बेसिस पर जानकारी लेकर के पहुंचा दिया जाएगा, और फिर ये जानकारी का इस्तेमाल होगा। जब हमें जानकारी मिलेगी कि लखनऊ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तुरंत तुरंत, आज हुई है 4 महीने बाद पता चल रहा है, अपराधी कहाँ गया, कौन विक्टिम है, कुछ पता नहीं। तो रियल टाइम बेसिस पर हमें तुरंत के तुरंत ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इंफॉर्मेशन मिले, कहाँ ट्रैफिक्ड किया गया, कहाँ से नहीं किया गया, ये सब बातें, इसके लिए भारत सरकार ने क्राई मैक की शुरुआत की है। ठीक है, ये पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ थ्रेट, उसमें बता देना। क्लियर, आगे बढ़ें। तो अब हम कुछ मिसलेनियस ऑपरेशंस में आते हैं। मिसलेनियस लिखिए, अन्य ऑपरेशंस। लिखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इस साल आ सकता है आपसे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था अगेंस्ट नक्सलाइट्स एंड माओइस्ट। नक्सलियों, नक्सली और माओवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन था। ठीक है, कहां पर? छत्तीसगढ़ में चलाया गया, छत्तीसगढ़ में। और आप सबको पता है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद और माओवाद मुक्त देश घोषित कर देना है, ये सरकार टारगेट कर चुकी है। तो ताबड़तोड़ इनको मारा जा रहा है और सरेंडर भी करवाया जा रहा है। मतलब अगर सरेंडर कर दो तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो मारे जाओगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सीआरपीएफ का था ये। किसने किया था? सीआरपीएफ ने। सीआरपीएफ की कौन सी फोर्स नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करती है? कोबरा बटालियन। कोबरा बटालियन। क्या आप कुछ और ऐसे स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के बारे में जानते हैं
जो नक्सलियों और माओवादियों से निपटता है? जैगुआर फोर्स कहाँ का है? जैगुआर एलीट फोर्स झारखंड। लिखिए, जैगुआर जो फोर्स है ये झारखंड सरकार ने बनाया है नक्सलियों से निपटने के लिए। ब्लैक पैंथर फोर्स कहाँ का है? ब्लैक पैंथर फोर्स छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ग्रेहाउंड्स, ग्रेहाउंड्स ये सबसे तगड़ा फोर्स है, सबसे स्पेशलाइज्ड फोर्स है नक्सलियों से निपटने के लिए। GREYHOUNDS, ग्रेहाउंड्स। लिटरल मीनिंग सुन के इंग्लिश में लिखिए, ग्रेहाउंड्स आंध्र प्रदेश। ठीक है। C60 कमांडोज या C60 फोर्स, C-60 फोर्स पूछ देगा। अभी हाल में C60 फोर्स सुर्खियों में रहा। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने नक्सलियों से निपटने के लिए ये फोर्स बनाया है। C60 कमांडोज इसे कहते हैं। ठीक है। कोया कमांडोज, कोया एक जनजाति है छत्तीसगढ़ में, उन जनजातियों को लेकर के एक कमांडो फोर्स बना दिया गया, कोया कमांडोज। तो ये सब ऐसे ही आप नक्सलवाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे बढ़िए। अगला है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव बताइए। ऑपरेशन महादेव अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले के खिलाफ, यानी जो टेरर अटैक्स पॉसिबल हो सकते हैं अमरनाथ यात्रा, क्योंकि पहले अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हो चुका है। ठीक है। तो इस वाले ऑपरेशन में इन्होंने क्या किया कि जो पहलगाम के तीनों मास्टरमाइंड थे आतंकी, उनको मार दिया। यहां आप लिख सकते हैं पहलगाम के तीनों आतंकी मारे गए। ये चलाया था उसके लिए ऑपरेशन महादेव। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बीच ऑपरेशन महादेव के तहत इंडियन आर्मी ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकियों को मार गिराया और ये श्रीनगर के दाची ग्राम के ऊपरी क्षेत्र में भीषण मुठभेड़ के साथ हुआ है ना। दाची गांव सुना है? दाची गांव नेशनल पार्क है। तो ऑपरेशन महादेव। नेक्स्ट ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए, इस साल अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों को सुरक्षा देने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा चलाया। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। इसमें करीब 8,500 सैनिकों को तैनात किया गया। 8500 और जो केव श्राइन है वहां पर, इसका बाबा बर्फानी केव श्राइन है ना, केव श्राइन के दोनों तरफ जो है इन्होंने क्या लगाया? काउंटर मानव रहित, काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम। आप ऐसे लिखिए, काउंटर अनमैन्ड, अनमैन्ड यानी मानव रहित, एरियल व्हीकल या सिस्टम। यूएवी होता है ना, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन का जो एडवांस फॉर्म होता है उसको यूएवी बोलते हैं। तो ऐसा हमने, अब ये बात मैंने केवल आपको इसलिए बताई कि जब हम आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन या राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ते हैं तो उसमें एक सवाल पूछता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कैसे हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। उदाहरण दे देना कि भारत सरकार ने ऑपरेशन शिवा के दौरान काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को डिप्लॉय करके सुरक्षा प्रदान किया। ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है।
अब यहाँ पे एक और चीज समझिए। आज मैंने आपको आईआर की क्लास में सुबह में क्या बताया था कि जो केदार कौन सी यात्रा है वो, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है उसमें भी आतंकी हमला हो सकता है। तो उसके तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए सिक्योरिटी कवर, मेडिकल कवर और साइकोलॉजिकल कवर, तीन चीजों पे चाहिए। मान लो जा रहे हैं और दवाई की मतलब वहीं पे सांस रुक गई, कुछ ऐसा हो गया, ब्रीदिंग इश्यू हो गया, दवाई चाहिए, तो मेडिकल कवर, सिक्योरिटी अगर आतंकी हमला या कुछ और हो गया वो कवर, और तीसरा साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ सिक्योरिटी की तुरंत मन में हो कि हम सुरक्षित हैं। ये काम कौन करता है? आईटीबीपी। आईटीबीपी 1980 से लगातार जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के तीर्थयात्री हैं उनको सुरक्षा देने का काम कर रही है, और इसे विदेश मंत्रालय इंप्लीमेंट करवाता है इस चीज को। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, बताएंगे उसको अलग से। और तो ये हो गया। और एक आध पॉइंट मुझे और ध्यान आ रहा है। देखो, चूंकि ये बात चल रही है अमरनाथ यात्रा की और आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा की, तो मैं आपको अर्ध